डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने पेश है एक छोटी सी संकल्पना, छोटी सी कॉन्सेप्ट और क्लासिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं मॉल संकल्पना। तो मैंने इसको पहले ही डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिख रखी है। तो पहला हम इसे समझते हैं, मॉल संकल्पना कहती है क्या, मॉल संकल्पना होती है क्या, इसे समझते हैं। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मॉल संकल्पना क्या होती है। तो आज आपका ये सारा डाउट क्लियर होने वाला है इस एक छोटी सी वीडियो में। तो इस संकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ के एक मॉल में उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अब यहाँ पर क्या बता दिया गया कि किसी पदार्थ के एक मोल में उतने ही कण होंगे जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अब भाई, अब हमें तो ये नहीं पता कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है कितनी, तभी तो हम पता करेंगे एक मोल में कितने परमाणु होंगे। अब ये क्लियर हो जाती है एक छोटी सी बात, प्रयोगों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुना 10 की पावर 23। क्लियर हो गई बात। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो इसका अर्थ सीधा सच्चा सही हुआ कि किसी पदार्थ के एक मोल में भी इतने ही कण होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक मोल बराबर होता है किसके, 6.022 गुना 10 की पावर 23 कण के। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक मॉल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यहाँ पर एक मॉल इलेक्ट्रॉन का अर्थ होगा 6.022 गुना 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम यहाँ पर अणु लें किसी पदार्थ के तो एक मॉल अणु लिए हैं तो इसका अर्थ होगा कि 6.022 गुना 10 की पावर 23 अणु। और अगर हम यहाँ पर एक मॉल परमाणु लेते हैं तो इसका अर्थ होगा कि 6.022 गुना 10 की पावर 23 परमाणु। अगर हम यहाँ पर एक मॉल प्रोटॉन लेते हैं तो इसका अर्थ होगा 6.022 गुना 10 की पावर 23 परमाणु। तो अब यहाँ पर ये जो संख्या आ गई है 6.022 गुना 10 की पावर 23, इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक छोटी सी बात इसमें आवोगाद्रो संख्या के बारे में। संख्या 6.022 गुना 10 की पावर 23 को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और हम इसे कैपिटल NA से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल NA से हम प्रदर्शित कर देते हैं। A फॉर एवोगैड्रो और N फॉर नंबर, एवोगैड्रो नंबर। यानी NA इक्वल हो जाएगा किसके, 6.022 गुना 10 की पावर 23 के, या फिर हम कहेंगे कि ये सारा का सारा इक्वल हो जाएगा किसके, एक मॉल के। तो क्लियर होगी बात मॉल संकल्पना की। अब इससे मॉल संकल्पना से रिलेटेड कुछ और बातें हम पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स हम लेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आगे हम इन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मोलर आयतन होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, फिर मॉल संकल्पना से संबंधित कुछ छोटे छोटे से हम न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए, जिसमें हम पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान को। तो देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है। अभी हमने मॉल तो पढ़ लिया, जब हमने मॉल पढ़ लिया तो अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सब क्लियर हो जाएगी। मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन वगैरह। तो मोलर द्रव्यमान देखिए क्या होता है। किसी पदार्थ के एक मॉल के ग्राम में द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एक मॉल के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मॉल का द्रव्यमान, एक मॉल का द्रव्यमान, और एक मोल का द्रव्यमान का अर्थ है कि 6.022 गुना 10 की पावर 23 कणों का द्रव्यमान। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मॉलर द्रव्यमान कहेंगे। और मॉलर द्रव्यमान को हम यहाँ पर स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लिया आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है ग्लूकोज का, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अब इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे हम ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम ज्ञात करते हैं आणविक द्रव्यमान को। मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर हो जाएगा। अब इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं, तो 6 गुना और कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है बेटा 12, और प्लस में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 12 है, तो 12 गुना हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, और प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6, और एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक, तो अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ेंगे। 12 छिक कितना हो गया? 72 हो गया, और प्लस 12 एकम 12 हो गया, और प्लस 16 छिका हो गया 96। जैसे ही अब हम इन सब को जोड़ते हैं 72 और 12 84, और 96, ये टोटल हो जाता है तुम्हारा 180 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल। अब ग्राम प्रति मोल का मतलब हो गया 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान, 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान। तो हम कहेंगे ग्लूकोज के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो 180 ग्राम होता है, और ये 180 ग्राम किस बात को प्रदर्शित कर रहा है? कि मोलर द्रव्यमान को। किसे प्रदर्शित कर रहा है? मोलर द्रव्यमान को। तो अब एक सिंपल सी बात बसी होगी, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि 6.022 गुना 10 की पावर 23 कणों का द्रव्यमान। जैसे कि अभी हमने ग्लूकोज का निकाला है, मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। इसका मतलब हो गया कि 1 मोल का द्रव्यमान 180 ग्राम है। 1 मोल का मतलब हो गया कि ग्लूकोज के 6.022 गुना 10 की घात 23 अणुओं का द्रव्यमान जो है 180 ग्राम है। क्लियर हो गई बात। अब हम इन दोनों में रिलेशन पढ़ते हैं, मोलों की संख्या में और मोलर द्रव्यमान में। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, इनका संबंध बहुत आसान है, और पदार्थ की मात्रा से भी हम इनका संबंध निकालेंगे। जैसे कि अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, और वो द्रव्यमान किस में दे रखा हो? ग्राम में, और हम इसे डिवाइड कर देंगे किससे? मोलर द्रव्यमान से। तो इस तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं मोलों की संख्या को। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 44 ग्राम CO2 ले लिया हमने। 44 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हमें इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये 44 ग्राम CO2 का दिया गया द्रव्यमान है, और दिए गए द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं छोटे w से। छोटा w यानी 44 ग्राम हो गया। अब CO2 का मोलर द्रव्यमान और ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान होगा स्मॉल m से हम इसे डिनोट करेंगे। इसमें एक तो कार्बन का परमाणु है, और कार्बन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो 2 गुना 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और 16 दूनी 32, और 12 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, ये CO2 का मोलर द्रव्यमान हो गया, मतलब जिसे हम ग्राम प्रति मोल में हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, मतलब 44, 1 मोल का जो द्रव्यमान है 44 ग्राम है, और उसने द्रव्यमान भी उसने 44 ग्राम ही दे रखा। हमें क्या ज्ञात करना है? मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा स्मॉल n बराबर दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? यहाँ पर 44 ग्राम है, और बटे मोलर द्रव्यमान भी कितना है? 44 ग्राम है। जब 44 से 44 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मोल। तो अब हम कहेंगे कि CO2 के 44 ग्राम में CO2 के मोलों की संख्या 1 होगी। CO2 के 44, अगर यहाँ पर CO2 का 88 ग्राम ले लिया तो उसमें मोलों की संख्या 2 हो जाएगी।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो सिंपल सी बात ये होगी कि अगर हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो जो द्रव्यमान दिया होगा पदार्थ का उसको हम डिवाइड कर देंगे मोलर द्रव्यमान से। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी था। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोलर आयतन के बारे में, फिर थोड़ा और डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।